कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? कहाँ थे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट पर थे, है ना? तो जितने सवाल हो गए हैं उसके आगे से कैरी करते हैं, देखते रहो। समय कम बचा है और अब चैप्टर भी कम बचे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क की एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसमें हमें बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक आपका रेल, एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस और उसके बाद बोल्ट एंड स्टीम, उसके बाद एक एवरेज का चैप्टर, उसके बाद 2D यानी कि एरिया और 3D यानी कि वॉल्यूम। उसके अलावा नंबर सिस्टम के बेसिक चैप्टर LCM, HCF, इन पर और बात कर लेंगे। और इस तरह से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे ख्याल से 3 वीडियो जाएंगे आपके। रेल का आपका एक वीडियो में हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ 1 या 2 वीडियो में। टाइम एंड डिस्टेंस की आपके शायद में 2 या 3 वीडियो बनेंगे और बोट एंड स्टीम का आपका 1 वीडियो बनेगा। इसके साथ ही आपके एवरेज के 3 या 2 वीडियो जाएंगे, 2D के 3 वीडियो जाएंगे और 3D के आपके 2 वीडियो जाएंगे। तो इस तरह से हम 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10, 3, 13 और 3, 16 और 1, 17 वीडियो भी और बनने वाले हैं और उनके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे 17 की जगह 15 वीडियो बनाएं और कुल मिला के बात ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि दिसंबर के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका पेपर जो है जनवरी में 10 तारीख से है, तो उससे पहले पहले मैं बेसिकली आपको रीजनिंग भी ज़्यादातर करवा दूंगा। तो बस साथ बने रहिए, जिस तरह से आप मेरा साथ दे रहे हैं इसी तरह से देते रहिए। हम कंप्लीट कोर्स करेंगे बेफिक्र होकर। ठीक है बेटा, जो वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं उनको जरूर देखते रहना, क्योंकि रिवीजन का समय वही मिलेगा जितना अभी मिल रहा है, बात का नहीं होगा। चलो चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। सवाल है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए दिया है। ठीक है, साधारण व्यय की दर समान है, साधारण व्यय की दर समान हो और कुल मिला के उसे 2,200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो वो दर ज्ञात करना है। बेटा बात को सुनो, पैसा देने वाला कौन है? ए। किसको दे रहा है? बी और सी दोनों को दे रहा है, बी और सी दोनों को दे रहा है। यही बात है ना? 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक, सही। तो ए बी को भी दे रहा है और सी को भी दे रहा है और ब्याज की दर दोनों की समान है, ब्याज की दर दोनों की समान है। अगर दर समान है और दोनों से ब्याज मिला है 2,200, तो सिंपल चैप्टर हो गया। देखो उसने बी को कितना दिया है बेटा? 5,000 रुपए। दर बेटा वही है और समय है बेटा कितना? 2 वर्ष। इसका ब्याज मिलेगा प्लस उसने सी को दिया है 3,000 रुपए, दर वही है और समय कितना है? 4 वर्ष। बेटा इसका दोनों को ब्याज कितना है? 2,200 रुपए। मैं यहां लिख देता हूं, यहां हो सकता है रिफ्लेक्शन बन रहा हो। चलो मैं इसको साइड से लिख देता हूं, थोड़ा सा एक बार ऊपर लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। बात को समझते हैं बेटा। माफी चाहूंगा, ये डबल सवाल करना पड़ते हैं उनके लिए, और वो दिखने लगता है कि रिफ्लेक्शन बनने लगेगा वहां पे। तो एक को दिया है कितना बेटा? 5,000 रुपए। दर आर होगी, समय होगा 4 वर्ष, इसका ब्याज। और दूसरे को दिया है, प्लस क्यों लगा रहा हूं बताता हूं, 3,000 रुपए, दर वही है, समय कितना है? इसको दिया बेटा 2 वर्ष के लिए और इसको दिया बेटा 4 वर्ष के लिए। फिर बाद में कमेंट करते हो कि सर ने गलत कर दिया, है ना? और इसका दोनों का मिलाकर जो ब्याज मिला है वो मिला है 2,200, दोनों का मिलाकर। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काट लो और 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो ये आपके लिए 100 आर है, ये आपके लिए 120 आर है और बराबर 2,200 के है, बराबर 2,200 के है। तो ये 220 आर हो गए आपके लिए और बराबर 2,200 होगा। जब इसको काटेंगे आर की वैल्यू आपके पास 10% आएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। समझोगे समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप शुरू से चैप्टर देख रहे हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक और देखो, एक व्यक्ति 400 रुपए को 2 वर्ष के लिए
और 550 रुपये को 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये को 6 वर्ष के लिए किसी दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे 1020 रुपये प्राप्त होते हैं, तो दर ज्ञात करने। बेटा समूह बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, पहले 2 लोगों को दे दिया, इस बार 3 लोगों को दे दिया, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, अब तो हम होशियार हो चुके हैं। देखो उसने किसी को दिए हैं 400 रुपये किसी दर पर, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो इसका ब्याज बनेगा बेटा। उसने दूसरे को दिए कितने, 550 रुपये उसी दर पर, कितने टाइम के लिए, 4 वर्षों के लिए, इसका ब्याज बनेगा। और तीसरे को भी दिए उसने कितने, 1200 रुपये उसी दर पर, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, बेटा इसका भी ब्याज बनेगा। और सबका ब्याज कितना है, 1020 रुपये, यही है बेटा। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 8R हो गया, प्लस 0 से 0 गया, 5 से 11 बार गया, 5 से 2 बार गया और 2 से कट गया 2 बार, ये आपके लिए 22R हो गया, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 6 72R हो गया, 72R और बराबर है कितने बेटा, 1020 के। सबको जोड़ोगे 80 और 102R बराबर किसके बेटा, 1020 के, कट जाएगा और R की वैल्यू आएगी बेटा 10%। उम्मीद करता हूँ बेटा सवाल आपको समझ में आया होगा। कंफर्म, बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। होता क्या है, जब हम सवालों को करने लगते हैं धीरे धीरे सवाल समझ में आने लगते हैं, फिर ये लगता है इस तरह से क्यों कर रहे हैं, इस तरह से क्यों कर, बहुत जब अगर सवालों को लगाने लगोगे सवाल अपने आप समझ में आने लगेंगे, अपने आप समझ में आने लगेंगे। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना। फिर से देखो बेटा सवाल को पढ़ो बेटा। वो ये कह रहा है कि 4000 रुपए का 3 वर्षों का X% की दर से और 5000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। बहुत अच्छे। वही कह रहा है 4000 रुपए का 3 वर्षों का X% की दर से ब्याज और 5000 रुपए के 2 वर्षों के लिए 12% की दर के ब्याज के बराबर है, X का मान चाहिए। बेटा सिंपल समझना, 4000 रुपए को X% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया है, इसका ब्याज, और 5000 रुपए को 12% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया है, इसका ब्याज, और वो कह रहा है इसका दोनों का ब्याज बराबर है। वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तो बेटा इसमें क्या दिक्कत है, तो सिंपल हो गया सवाल। देखो 100 से 100 गया, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 4 एकम 4 तिया 12 और 3 से 3 गए। X बराबर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। X की वैल्यू चाहिए थी और X की वैल्यू आ चुकी। कंफर्म है बेटा, इतनी बातें समझनी है आपको, पर बहुत सरल तरीका है। उसने ब्याज बराबर कहा था, ब्याज बराबर कहा था, ठीक है। एक और देखो, इस सवाल को गौर से सुनना। देखो जब दर पता करनी हो, समय पता करना हो, तो हमारे हाथ पर थोड़े से बंध जाते हैं। जब दर पता करनी हो, समय पता करना हो, तो हमारे हाथ पर थोड़े से बंध जाते हैं। लेकिन दर और समय दोनों पता हो, फिर कुछ भी पता करना हो, तो हमारे हाथ पर खुल जाते हैं। क्यों, हम RT निकाल सकते हैं, क्योंकि RT का बेसिक फॉर्मूला कहता है R × T बराबर में ब्याज होता है। कि 2 समान राशियों को 7% और 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज के रूप में कुल 960 रुपये प्राप्त होते हैं, तो धनराशि का 2 समान धनराशि, दोनों राशियां बराबर है, तो मैंने कहा P रुपए ये, और इसको मैंने 7% की दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, दोनों का समय बराबर है। और मैंने दूसरी राशि P है फिर से, उसको मैंने कितने पर, 5% की दर से, समय दोनों का बराबर है, और दोनों का ब्याज मुझे मिलता है 960 रुपये। तो काटने की जरूरत नहीं है, आप 100 पढ़ लीजिए नीचे। ये 28P है और ये 20P है, बराबर में 960 के। आपने कहा 48P बराबर 960 गुणा 100 के। बेटा 48 दूनी 96 और P बराबर आता है आपके 2000 के। ठीक है, सवाल इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को?
उसने कहा कुछ रुपए थे 7% की दर से 4 वर्ष के लिए और वही रुपए 5% की दर से 4 वर्ष के लिए जो ब्याज दे रहे हैं वो 960 रुपए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 960, दोनों मिलके। तो मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना बेटा, इसको हटा देता हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपको पता है कि ब्याज बराबर होता है आरटी के? ब्याज बराबर है आरटी के, दोनों राशियां तो बराबर हैं, दोनों राशियां बराबर हैं। तो बेटा एक बार दर है 7%, एक बार दर है 5%। तो मैं कह रहा हूं एक बार दर है 7%, एक बार दर है 5%। टाइम तो दोनों बार 4 ही वर्ष है, टाइम तो दोनों बार 4 ही वर्ष है। तो एक बार जो ब्याज बनेगा वो आपका बनेगा 28% और एक बार जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 20%। और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 48%। तो जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 48%, और 48% बराबर का है कि 960 के। तो आपने कहा 960 बटे 48 और इंटू में 100, 48 दूनी 96 और बराबर 2000 के। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं थी अगर आप बेसिक समझ रहे हो कि आरटी ही बराबर ब्याज होता है, आरटी ही ब्याज के बराबर होता है। तो मैंने दोनों की आरटी निकाल ली, एक बार आरटी मेरी 28% निकली, एक बार मेरी आरटी 20% निकली। और इस तरह से सवाल सेकंड्स में हो सकता है, बड़ा बिना पेन और पेंसिल के, बिना पेन और पेंसिल के। ठीक है, चलो तो ऐसे समझने का प्रयास करो बेटा, ऐसे समझने का, ऐसे समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सवाल जितना बड़ा होगा उतना समय लेगा, और समय हमारे पास है नहीं, समय ही तो नहीं है हमारे पास, और तो सब कुछ है। इस सवाल को पढ़ो बेटा, मैं आपको जरा तरीके से समझाता हूं इस सवाल को, जरा दो तरह से समझो। ए 800 रुपए को 12% साधारण ब्याज की दर से देता है और बी 910 रुपए को 10% की साधारण ब्याज दर से उधार देता है। कितने वर्षों पश्चात उनका मिश्र धन बराबर होगा? कितने वर्षों पश्चात उनका मिश्र धन, वो ब्याज बराबर की बात नहीं कर रहा है, ब्याज की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अमाउंट बराबर होना चाहिए। और एक बात आप जानते हो अच्छी तरह से कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है ब्याज अमाउंट, मिश्र धन। तो बेटा वो कह रहा है 800 रुपए का अमाउंट और 910 रुपए का अमाउंट बराबर होना चाहिए, कितने वर्षों में बराबर हो जाएगा? लॉजिक समझना, लॉजिक। तो मैं कह रहा हूँ 800 रुपए का अमाउंट होगा, अमाउंट क्या कहता है? प्रिंसिपल 800 प्लस इंटरेस्ट 800 का ही चाहिए मुझे, तो 800 का इंटरेस्ट होगा मूलधन गुणा दर कितनी है बेटा हमारे पास? 12, और समय ही तो पता करना है, इसका अमाउंट बराबर करना है मुझे किसके? 910 के अमाउंट की। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 910 गुणा दर कितनी है बेटा? 10%। समय ही तो पता करना है, सारी जंग तो समय की है, वो कह रहा बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ये आपके लिए 800 प्लस 96T आएगा और ये आपके लिए 910 प्लस 91 91T आएगा। जब हिसाब किताब करोगे तो आपके लिए 5T बराबर में 110 आएगा और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, टी की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 22 वर्ष आती है। और यही आपका आंसर है। वैसे बड़ा नहीं है, पर मैं आपको एक तरीका और देता हूँ। वैसे ये तरीका बड़ा नहीं है, वैसे ये तरीका बड़ा नहीं है, पर समझो आप वो क्या कहना चाह रहा है। वो जो कहना चाह रहा है उसको समझो आप। वो कह रहा है 800 रुपए का अमाउंट बराबर होना चाहिए 910 रुपए के अमाउंट के, जबकि वो सिंपल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, इस सवाल को दोबारा समझते हैं, बात को सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना ठीक से। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास 2 लोग हैं ए और बी, मेरे पास 2 लोग हैं ए और बी। ए के पास है 100 रुपए और बी के पास है 50 रुपए। ए के पास है 100 रुपए और बी के पास है 50 रुपए। इनके बीच में गैप कितने का? 50 रुपए का। इनके बीच में गैप कितने का? 50 रुपए का गैप है इनके बीच में। कितने का गैप है? 50। मैं दोनों को बराबर बराबर रुपए दूं, इसको भी 10 रुपए दूं हर बार और इसको भी 10 रुपए दूं, तो क्या इनके बीच का गैप कभी भर पाएगा ये? कि नहीं, अगली बार इसके पास 110 होंगे, इसके पास 60 होंगे, अभी भी गैप का 50 का ही होगा। फिर 10 दूंगा तो इसके पास 120 होंगे, इसके पास 70 होंगे, अभी भी गैप उतना ही होगा। गैप बराबर रहेगा। जब दोनों को बराबर मिलेंगे तो वो गैप नहीं भरेगा, जब दोनों को बराबर मिले तो वो गैप नहीं भरेगा। अच्छा, फिर समझते हैं कि ए के पास है 100 रुपए और बी के पास है 50 रुपए, बीच में गैप है 50 रुपए का। मैं कह रहा हूं ए को तो मैं देता हूं 5 रुपए, ए को देता हूं 5 रुपए और इसको देता हूं 10 रुपए।
तो अगली बार क्या होगा, इसके पास 105 होंगी और इसके पास 60 होंगी, बीच में गैप कितने का है, 45 का। अगली बार फिर से इसके पास 110 होंगे, इसके पास 70 होंगे, बीच में गैप कितने का, 40 का। यानी कि अब गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अब गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब एक बार में 5 रुपए का गैप भर रहा है, एक बार में 5 रुपए का गैप भर रहा है, इसको मिल रहा है 5, इसको मिल रहा है 10, जब एक बार में 5 रुपए का गैप भर रहा है, जो कमी है बीच की डिफरेंस है वो कम हो रही है एक बार में 5 रुपए की, तो 50 रुपए कितने 10 बार में कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से सवाल को समझो, वो अमाउंट बराबर करने की कह रहा है, क्या कह रहा है, अमाउंट बराबर करने की कह रहा है। तो गौर से सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत सिंपल। एक के पास है 800 रुपये और एक के पास है 910 रुपये, इनके बीच में गैप है 110 रुपये का। अब ब्याज को देखो, जो 800 वाला है उसको ब्याज मिल रहा है 12% का, यानी कि 12 अट्ठा 96 रुपये ब्याज मिल रहा है, और इसको मिल रहा है 10% का, यानी कि इसको मिल रहा है 91। जिसके पास कम है उसको ज़्यादा मिल रहा है, जिसके पास ज़्यादा उसको कम मिल रहे हैं, कितने, 5। तो एक बार में 5 रुपये का गैप भर रहा है, टोटल गैप कितने का, 110 का, और एक बार में 5 का गैप भर रहा है, तो कितने वर्ष भर जाएंगे, 22 वर्ष में ये गैप भर जाएगा, और यही आपका आंसर है। इस तरह से सवाल को अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लॉजिकली है, इसमें आपको पेन पेंसिल उठाना ही नहीं है, ये लॉजिक है, इस बात को समझिए बेटा। चलो सवाल देखो बेटा, सवाल देखो क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति किसी धनराशि का 40% 15% दर से तथा बचे हुए भाग का 50% 10% की दर से और शेष भाग को 18% की साधारण ब्याज से दर से देता है, तो कुल राशि पर साधारण ब्याज की दर क्या होगी, कुल राशि पर साधारण ब्याज की दर क्या होगी। बेटा बात को सुनना, 40%, 50%, 18%, ठीक है बेटा, हम एक काम करते हैं, जो राशि है उसे हम 100 यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 यूनिट। कितना मान लिया, 100 यूनिट। अब वो क्या कह रहा है, किसी राशि का 40% भाग, तो बेटा 100 का 40% 40 होगा, और इस रुपए को उसने कितने ब्याज पर दिया, 15% पर, तो 15 चौके 60, 6 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर क्या कह रहा है, बचा हुआ भाग, बचे हुए भाग का, तो 100 में से 40 चले गए तो बचे कितने, 60 बचे, शेष बचे 60, शेष बचे 60, बचे भाग का 50%, तो इस 60 का 50% मतलब 30, इस 60 का 50% मतलब 30, और इसको दे दिया उसने 10% पर, कितने पर, 10%, तो 3 रुपये ब्याज फिर मिल गया, 3 रुपये ब्याज फिर मिल गया। और फिर क्या कह रहा है, फिर बचे हुए भाग, अगर 60 में से 30 ये चले गए तो बचे कितने, 30, और इस 30 भाग को कितने पे दिया उसने, 18% पर, तो 3 8 24, 2.4 रुपये ब्याज और मिल जाएगा। सॉरी 8 3 54, सॉरी 18 3 54, माफी चाहूंगा, 18 3 54, 5.4 रुपये ब्याज और मिल जाएगा। वो कह रहा है ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है, तो 6 3 9 और 5 14, ओवरऑल ब्याज मिल रहा है उसे 14.4 रुपये, काय पर, 100 पर। वो दर पूछ रहा है, 100 का 1%, 100 का 2%, 100 का 5%, और 100 का 14.4 कितना होगा, 14.4% ही होगा, और यही आपका आंसर है। बेटा बहुत 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 सिंपल तरीके बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से आप सवाल को देख लीजिए, बस सुकून से आंखें भर के देखिए, आप बस सवाल पे नजरें गड़ाए रखना, अगर नजरें नहीं गड़ाई तो समस्या बन जाएगी। सुनो बेटा, गौर से सुनो, सारा खेल इसी बात का है कि आप सवालों को कितने ध्यान से देखते हो, सारा खेल इसी बात का है, सारा खेल इसी। देखो बेटा, सवाल है कि एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए हैं, वह 8,000 रुपए को 5 सही 1/2 का मतलब 5.5% की दर से 24,000 रुपए को 6% की दर से देता है, और शेष राशि को ब्याज की एक निश्चित दर से देता है, जिससे उसे सालाना ब्याज मिलता है 3680। तो शेष बची हुई राशि को कितने परसेंट साधारण ब्याज पर दर दिया गया। बेटा एक व्यक्ति के पास रुपए कितने थे बेटा, सर उसके पास थे रुपए 50,000। इस 50,000 में से कितने रुपए, 8,000 रुपए, और इन 8,000 रुपए को उसने दे दिया 5.5%, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं,
तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 440 रुपये ब्याज मिल गया। ध्यान रखना बेटा, गौर से समझना। फिर क्या कह रहा है, 24,000 रुपये को, अच्छा शेष नहीं बोला उसने, सीधे रुपये बोला है। 24,000 रुपये को कितने परसेंट ब्याज पर, 6% पर। तो 24 सिंह 144, 1440 रुपये ब्याज मिल गया बेटा। और बची राशि को, बची कितनी, 50 में से 8 और 24 32 हो गए, बची राशि 18,000। 18,000 रुपये को एक निश्चित दर पे दे दिया, पता नहीं कौन सी दर पे दे दिया, पता नहीं किस दर पे दे दिया। अब उसे टोटल जो ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला है वो मिला है 3680, यही मिला है ना। अब एक बात बताओ, जब तीनों से उसको ब्याज मिला है 3680, 440 इसका, 1440 इसका, यानी कि 1880 तो इसी का ब्याज हो गया। 40 इसको दे दो, 480, 1400, 1880। जब 3 लोगों ने ब्याज दिया है 3680, जब 3 लोगों ने ब्याज दिया है 3680 और उनमें से 2 लोगों का ब्याज है 1880, 2 लोगों का ब्याज है 1880, तो बचे कितने, 1800 रुपये। वो किससे मिले, इससे। तो दर क्या है, तो बेटा 18,000 का 1800 कितना होता है, 10% होता है। 18,000 का 1800 कितना होता है, 10% होता है। कितना होता है, 10% दर है। नहीं समझ में आया तो 1800 ब्याज मिला है काय पर, 18,000 पर। अरे ये बच्चों वाले काम करो, मतलब बेटा 2 जीरो से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को, कंफर्म है। ये सवाल देखो, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में खूब, ऐसे सवालों को समझो, ठीक है बेटा। फिर से देखो, बेटा ये चैप्टर हम आज खत्म कर देंगे और कल मैं आपके बैच में कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक चैप्टर समझना जरूरी है, बेसिक पहला वीडियो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझा तो वो समस्या में आ जाएंगे। तो साथ में नहीं रहो। अब सवाल देखो बेटा, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का आधा हिस्सा 10% पर और 1/3 हिस्सा 9% पर। अच्छा सुनना बेटा, मान लो आपने ये गलती कर दी बहुत बड़ी कि आपने धनराशि मान ली 100। अगर आपने 100 का आधा हिस्सा निकाला, 50 निकला आएगा, पर 100 का 1/3, 100 का 1/3, 100 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप धनराशि क्या माने, 100 मत मानना भूल के भी, 100 भूल के भी मत मान लेना, क्योंकि आपने 100 माना तो उसका निकाल नहीं पाओगे। मेरी बात सुनो, उसने कहा आधा हिस्सा और फिर उसने कहा 1/3 हिस्सा, बटे में कितना है 2, बटे में कितना है 3। एक ऐसी संख्या मानना, एक ऐसी संख्या मानना जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। आप 6 मानो, 60 मानो, 600 मानो, 120 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो मैं कितना मान लूँ, तो मैं ये कह लेता हूँ, एक काम करो 60 मान लो या 600 मान लो, 60 मान लो या 600 मान लो, 600 मान लो, चलो 600 ही मान लेते हैं। आप 120 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, जितना आपका मन करे। किसी धनराशि का आधा हिस्सा, आधा मतलब 300, 1/2 मतलब 300, किस दर पर, 10% की दर पर। अगर 10% ब्याज दोगे तो ब्याज के भाई कितना मिलेगा, 30। फिर 1/3, तो बेटा 600 राशि का 1/3 कितना, 200। तो 200 रुपये बेटा किस दर पर बेटा, 9% पर। तो 9 दूनी 18 रुपये ब्याज फिर मिल जाएगा। और बचा हुआ हिस्सा, अब 600 में से 300 200 तो ये हो गए, 300 200 500 तो ये हो गए, बचा कितना 100, और इसे दे दिया उसने 12% पर। कितने पे, तो 12 रुपये ब्याज फिर मिल गया। अगर ओवरऑल ब्याज बताओ तो बेटा 30 ये हो गए, 18 12 30 और 30 60। जो ओवरऑल ब्याज मिला है वो मिला है 60 काय पर बेटा, 600 पर। दर क्या होगी, तो बेटा काट लेते हैं और आपके लिए दर होगी 10%, और यही आपका आंसर है। तो बेटा राशि क्या मानी जाए ये भी एक समस्या का विषय है। तो ये बात विशेष रूप से याद रखना, संख्या एक ऐसी मानना जो बटे की संख्याओं से कट जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर बैठे बैठे वहां पे दिमाग लगाते रहना, सर कट नहीं जा। बटे को हटाने का बहुत अच्छा तरीका पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया था, ये तरीका पार्टनरशिप में आपको खूब पढ़ाया था। अगर पार्टनरशिप नहीं देखा होगा तो बेटा बहुत दिक्कत, आपने अगर पुराना कोई भी वीडियो छोड़ा है, कोई भी वीडियो छोड़ा है तो दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी, निश्चित आएगी। सब
एक व्यक्ति किसी धनराशि का एक चौथाई और फिर कितना 2/3, एक चौथाई और 2/3 बेटा बटे में कितना 4, बटे में कितना 3। एक ऐसी संख्या मान लो जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, 4 और 3 12 कटती है, क्या कटती है 12, तो 12 मत मानना 1200 मानना, 120 भी मान सकते हो, 1200 मान लो 120 भी मान सकते हो। किसी धनराशि का एक चौथाई, तो बेटा धनराशि हमने क्या मान ली 1200, तो 1200 का एक चौथाई मतलब 300, किस ब्याज दर पर बेटा 3% पर, तो 3 तरह के 9 रुपये ब्याज मिलेगा, फिर कितना बेटा 2/3, तो बेटा 1200 का 2/3, 3 चौके 400 दूनी 800, 800 रुपये बेटा कितनी दर पर 5% पर, 5%, तो 8 पंजे 40 रुपये ब्याज फिर मिल जाएगा, और बची धनराशि कितनी बेटा 11% पे, तो 1200 में से 300 800 1100 तो यही हो गए, 1100 तो यही हो गए, बचे कितने 100, और इस रुपए को इसने कितने पे दिया 11% पे, कितने पे, तो 11 रुपये ब्याज फिर मिल गया। ब्याज कितना मिला 11 और 9 20 और 40 60, ये 20 हो गए 40, बेटा ओवरऑल ब्याज मिल रहा है उसे 60 काय पर 1200 पर, और इनटू में 100, वो ओवरऑल ब्याज की दर पूछ रहा है बेटा ओवरऑल, तो बेटा ओवरऑल दर कितनी आ गई 5%। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, ध्यान दीजिए बिल्कुल सवालों पर, फोकस कीजिए बिल्कुल, अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और ये सबसे अच्छा मेथड है सवालों को समझने का। देखो बेटा एक और देखो, एक और देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल है बेटा कि 10,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 10,000, साधारण ब्याज पे दे दिए, सॉरी 10,000 नहीं माफी चाहूंगा 1,000 है, जुबान गौर से देख ही नहीं पाया, जुबान स्लिप हो जाती है, चमड़े की जुबान है स्लिप हो जाती है कभी कभी। तो मैं क्या कह रहा था सुनो, 1,000 रुपए हैं और 5% ब्याज पर दिए गए हैं। वो कह रहा है कि यदि ब्याज को 10 वर्ष के पश्चात मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो कितने वर्षों पश्चात यह राशि 2,000 रुपये हो जाएगी। वो ये कह रहा है देख भाई मैंने तो ये 1,000 रुपये दे दिए, 10 साल के बाद मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा, 10 साल के बाद मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा, और वो ये कह रहा है कि वो 1,000 रुपये को 2,000 बनाना है, कितना समय लगेगा। बेटा सिंपल समझो, 10 साल तक तो नहीं जोड़ेगा, 10 साल के बाद जोड़ेगा, 10 साल के बाद जोड़ेगा, तो पहले 10 साल भी बात कर लो। ऐसे सुनो कि 1,000 रुपये हैं, पहले 10 साल के लिए ब्याज पे दे दो, समय है 10 वर्ष, और दर है अपने पास 5%, कितनी है 5%, तो जो आरटी बनती है वो बनती है 50%, कितनी, तो 1,000 रुपये पे 50% यानी कि ब्याज मिला 500, 1,000 रुपये का 50% यानी ब्याज मिला 500। अब ये ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा, अब जो ब्याज चलेगा वो काय पे चलेगा 1500 पर, दर तो बेटा वही रहेगी 5%, और बनाने कितने हैं 2,000, कितने बनाने हैं, तो बेटा 1,000 रुपये 10 साल में 500 बढ़ के 1500 तो हो गए, 1,000 रुपये 50% यानी कि 500 ब्याज मिलके, 500 ब्याज मिलके, चलो मैं यहाँ पे 1500 लिख देता हूँ आपके लिए, 1,000 रुपये पर 50% यानी कि 500 ब्याज मिला, 1,000 रुपये 50% 500 ब्याज मिलके 1500 तो हो गए। अब बेटा गौर करो कि 1500 को अब अपन को 2,000 बनाना है, कितना समय लगेगा, तो मुझे ब्याज कितना चाहिए बेटा 500 ब्याज चाहिए, कितना ब्याज चाहिए मुझे 500 ब्याज चाहिए, मुझे ये 500 रुपये ब्याज चाहिए, ब्याज बराबर, और चल किस पर आए 1500 पर, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 5%, और समय मुझे पता नहीं है, समय ही तो पता करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 एकम 5, 5 से 100 बार 15 बटे में आएगा, तो आपने भाग दिया 15 छक्का 90, और 10 जो बच गए वो ऊपर जिसका भाग दे रहे वो नीचे, और 6 सही 2/3 वर्ष और लग गए। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम बेटा सुनो, 1,000 रुपये को 1500 बनने में लगे थे 10 वर्ष, 1,000 रुपये को 1500 बनने में लगे थे 10 वर्ष, और 1500 रुपये को 2,000 बनने में लगे हैं 6 सही 2/3 वर्ष, जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है वो है 16 सही 2/3 वर्ष, टोटल टाइम। और यही आपसे पूछ रहा है, इस बात को जरा ढंग से समझिए, इस बात को जरा ढंग से समझिए, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। एक और देखो,
सवाल को जरा गौर से पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है, गौर से पढ़ो। मैं करने को तो इसको बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूँ, मतलब 2 लाइन में, पर फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि बिना पढ़े समझ में नहीं आता। तो सवाल को समझते रहो। सतीश 15,600 रुपए को 10% साधारण ब्याज की दर से फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात यह ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। कौन? फिक्स डिपॉजिट वाला। तो चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा? चौथे वर्ष का ब्याज। बेटा बात को सुनना, कितने साल बाद जोड़ेगा? 2 साल बाद जोड़ेगा। 2 साल तक तो नहीं जोड़ेगा ना, 2 साल तक तो नहीं जोड़ेगा ना। सुनना गौर से, 15,600 रुपए आप ऐसे कर सकते हो कि 10% ब्याज है, 10% ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा 1560, फिर अगली साल का फिर से मिलेगा 10%, ये पहली साल का ब्याज, और फिर दूसरी साल का ब्याज 1560 दूसरी का। मेरा बात को सुनना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पहली का ब्याज है वही दूसरी का ब्याज है, जो पहली का ब्याज है वही दूसरी का ब्याज है। तो दोनों सालों का ब्याज कितना हो गया? दोनों सालों का ब्याज हो गया, दोनों सालों का ब्याज हो गया 3120। कितना हो गया? 3120। यहाँ लिख देता, 1560 1560, दोनों सालों का ब्याज हो गया 3120। अब क्या करेगा कि वो ब्याज को मूलधन में जोड़ देगा। अब क्या करेगा? वो ब्याज को मूलधन में जोड़ देगा। अब जो ब्याज चलेगा वो इसमें जुड़ जाएगा, तो अब जो ब्याज चलेगा वो चलेगा 18,720 पर। बेटा फिर सुनना, 15,000 10% की दर से पहले साल का ब्याज इतना होगा, अगले साल का ब्याज इतना होगा, 2 सालों का ब्याज ये रहा, और 2 सालों का ब्याज होगा 3120 से जुड़ जाएगा। अब चलेगा इस पर ब्याज, अब चलेगा इस पर ब्याज। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, इस पर जो दर तो वही रहेगी 10%, तो इस पर जो तीसरी साल का ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1872। तीसरी साल का ब्याज हुआ 1872। अगर तीसरी का 1872 हुआ तो दर तो फिर भी वही रहेगी, तो चौथी साल का ब्याज भी 1872 ही होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि चौथी वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो मैंने कहा जो तीसरी का होगा वही चौथी का होगा। आप एक बार में भी सवाल को निकाल सकते थे, लेकिन ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया कि आप इसी तरह से सवाल को रख लो। जो पहली का है वही दूसरी का होगा, जो तीसरी का है वही चौथी का भी होगा। तो आप केवल तीसरी का निकाल लेते तो भी आपका काम चल जाता। देखो समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। आप अगर ऐसे नहीं करते तो मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना करके मैं ये कर देता आपके लिए, समझना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पर पहली और दूसरी का ना निकाल के डायरेक्ट 2 साल का ब्याज निकाल लेता, डायरेक्ट 2 साल का, 2 वर्ष के बाद जोड़ेगा ना, तो मेरी आरटी जो बनती वो बनती 20%, और 156 दूनी 312, और मुझे ब्याज मिलता ये, और ये जुड़ जाता। तो अब जो ब्याज चलता वो चलता 18,720 पर। मैं कह रहा हूँ जो ब्याज पहली का था वही दूसरी का होगा, जो तीसरी का होगा वही चौथी का होगा, जो पांचवी का होगा वही छठवीं का होगा। तो एक काम करो, तीसरी चौथी का ब्याज बराबर है, तो मैं केवल 1 साल का ब्याज निकाल देता हूँ। 1 साल का ब्याज, केवल 1 साल का, केवल 1 साल का ब्याज निकाल रहा हूँ, और 1872 ही तीसरी साल का ब्याज है, और 1872 ही चौथी साल का ब्याज है। अगर ये बात समझ में आई है तो ठीक है, वरना पुराना वाला तरीका रख लेना, वो आपके लिए अच्छा है। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात। सवाल को देखो बेटा, ठंडे दिमाग से देखो बेटा, दिख रहा होगा नीचे तक। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। एक बालक जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उसे 1 लाख रुपए के साथ एक ट्रस्ट में रखा जाता है। ट्रस्ट उस राशि को 6% ब्याज की दर से जमा करता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में बालक को 2500 रुपये जेब खर्च के रूप में देता है। ट्रस्ट का उस बालक के ऊपर सालाना खर्चा 500 रुपये आता है। तब उस बालक के 18 वर्ष के होने के पश्चात उसको कितनी राशि दी जाएगी? बात को गौर से सुनना बेटा, बात को गौर से सुनना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जब लड़के को छोड़ के आए तो वो 12 वर्ष का था, और ट्रस्ट में रहेगा वो 18 वर्ष तक। तो इसका मतलब 6 साल तक रहने वाला है वो ट्रस्ट में। कितने साल तक? 6 साल तक। तो ट्रस्ट ने उसके पैसे को ब्याज पर चढ़ा दिया है, 1 लाख रुपए को, तो 6 साल का ब्याज भी मिलेगा।
तो उसको जो 1 लाख रुपए मिले थे, जो जमा किए थे ट्रस्ट में, 1 लाख रुपए को 6% की दर से चढ़ाया है और 6 वर्ष तक रहेंगे। तो जो ब्याज बनता है वो बनता है 36%। मैंने कहा आरटी के बराबर ब्याज होगा, तो 1 लाख का 36% 36,000 होगा। कितना होगा? तो क्या मैं आपसे कहूँ कि जब लड़का घर पे आएगा तो अपने 1 लाख रुपए ये लेके आएगा और 36,000 ब्याज के लेके आएगा, 1,36,000 रुपये लेके आएगा क्या? कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा सर कि जो लड़का रहा है वहां पर तो उसके ऊपर खर्चा हुआ है। क्या लड़के ने हर साल 2500 रुपये लिए हैं काई के जेब खर्च के 6 वर्ष तक, तो 15,000 रुपये तो लड़का ये ले चुका है, सॉरी 15,000 है ना। और इसके अलावा 2500 रुपये तो जेब खर्च के लिए, इसके अलावा उसने 500 रुपये हर साल खर्च किए हैं ट्रस्ट ने उस लड़के के ऊपर। बेटा 3,000 रुपये ये भी खर्च हो गए हैं, तो इसका मतलब 18,000 रुपये तो खर्चा हो चुका है उस लड़के के ऊपर। 18,000 खर्चा तो 36,000 में से 18,000 तो लड़के ने खर्च ही करवा लिए, तो इसका मतलब बचे कितने? 18,000। तो जब लड़का घर पे आएगा तो अपने 1 लाख रुपए तो ये लेके आएगा और जो बचे 18,000 है ब्याज में से वो, तो लड़का घर पर कितने लेके आएगा? 1,18,000 रुपये लड़का घर पर लेकर आएगा। और यही आपका आंसर है। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बस समझना बेटा, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके में। प्रैक्टिस करते रहिए सवालों की, जहां से सवाल मिले, जैसे सवाल मिले लिखते रहो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। देखो जरा क्या कहता है। वो ये कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं, यदि एक्स वाई जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं कि किसी निश्चित समय में समान ब्याज की दर से एक्स रुपए का ब्याज वाई और वाई रुपए का ब्याज जेड है। एक्स रुपए का ब्याज वाई और वाई रुपए का ब्याज जेड है। एक्स रुपए का ब्याज वाई और वाई रुपए का ब्याज जेड है। बेटा दर और समय समान है, दर और समय समान है, तो मैं कह रहा हूं एक्स रुपए का ब्याज क्या होगा? एक्स रुपए का ब्याज, ब्याज कहता है मूलधन एक्स हो गया, गुणा दर पता नहीं है, समय पता नहीं है, और बटे में 100, और एक्स रुपए का जो ब्याज है, एक्स रुपए का जो ब्याज है वो है वाई। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक्स रुपए का ब्याज है वाई। बात समझ में आती है बेटा? कंफर्म। मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने कहा आर टी अपॉन 100, ये एक्स बटे में भेज दिया वाई अपॉन एक्स, आर टी अपॉन 100 वाई अपॉन एक्स के छोड़ दिया था, इसको यहीं पे छोड़ दिया। आगे बढ़ो। अब वो कह रहा है वाई रुपए का ब्याज जेड, तो अगर मैं वाई रुपए का ब्याज निकालूं तो मूलधन वाई होगा, गुणा दर मुझे पता नहीं है, समय मुझे पता नहीं है, बटे 100, और वाई रुपए का ब्याज है जेड। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मैंने कहा आर टी अपॉन 100, यहां कर देता हूं मैं, यहां पर रिफ्लेक्शन ना आए, आर टी अपॉन 100, ये जेड वाई बटे में जाएगा, बराबर में जेड अपॉन वाई के, जेड अपॉन वाई के। अब गौर से देखो बेटा, गौर से देखना बेटा, मुझे आर टी अपॉन 100 की वैल्यू क्या मालूम है? वाई अपॉन एक्स, और आर टी अपॉन 100 की वैल्यू क्या मालूम है? जेड अपॉन वाई। तो क्या बेटा इस आर टी अपॉन 100, इस आर टी अपॉन 100, आर टी अपॉन 100 की जगह पर मैं जेड अपॉन वाई नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसकी जगह पर, क्योंकि उसकी बराबर भी है, जेड अपॉन वाई बराबर वाई अपॉन एक्स लिख दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड के होगा। क्या ऐसा कोई समीकरण है आपके पास? सर बिल्कुल दूसरा वाला समीकरण बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, और वही आपका आंसर होगा। एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है बेटा, एक और सवाल देखो बेटा, बात को सुनना बेटा, क्या कह रहा है इस सवाल में। एक चीज बताता हूं बेटा आपको, ढंग से सुनना, ढंग से, वरना आपने अगर जरा भी गड़बड़ करी आपका सवाल गया। बुक ये कह रहा है कि 36,000 रुपए हैं, 36,000 रुपए हैं,
और 9.5% की दर से कब दिए गए? 5 जनवरी। कब दिए गए? 5 जनवरी 2013 को दिए गए हैं। और कब तक का चाहिए हमें? 31 मई 2013 तक का ब्याज चाहिए। 31 मई 2013। बेटा ये सन को जरा नजर मारिए, 2013 है। क्या है? 2013। और 2013 लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर कैसे पहचानते हो? अगर आखिरी के दो डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, आखिरी के 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप ईयर है। 4 का क्यों? क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आता है। लीप ईयर मतलब जानते हो ना, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो। तो अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता तो लीप ईयर होगा। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर नहीं है बेटा, लीप ईयर नहीं है। तो मुझे ब्याज चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 5 महीनों तक का। तो जनवरी के 5 दिन निकल गए। जनवरी में दिन होते हैं 31। जनवरी में 31 दिन होते हैं और 5 दिन निकल गए तो जनवरी के दिन बचे 26। फरवरी में 28 दिन होंगे। सर 28 क्यों होंगे? क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो 29 दिन होते। मार्च के दिन होंगे 31, अप्रैल के दिन होंगे 30 और मई के दिन होंगे पूरे 31। उसने 31 मई तक का ब्याज कहा है। 31 मई तक का ब्याज कहा है। तो बेटा टोटल दिन कितने होते हैं? टोटल दिन कितने होते हैं? टोटल दिन जोड़ते हैं, जरा सुनना, जोड़ते हैं। देखो एक काम करो, इसका एक इसको दे दो और इसका भी एक इसको दे दो। मतलब 31 से दोनों से एक एक छीन के इसको पकड़ा दो तो ये भी 30 हो गया। एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया। 30 ये हो गया, ये भी 30 बचा, ये भी 30 बचा, ये भी 30 बचा। क्यों? इन्होंने दे दिए। तो 30 30 30 4 बार हो गए 120 और 1 26, 146 दिन हो गए। कितने हो गए? मेरे पास दिन हो गए 146 डेज। और मैंने कहा जब दिन होंगे तो हम 365 का भाग देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ है। क्या समझने वाली बात है कि अगर ये लीप ईयर होता, मान लो 2012 होता, मान लो 2012 होता, सुनना, अगर ये 2012 होता तो फिर फरवरी 29 दिन की होती। कितने दिन की? 29 दिन की। कितने दिन की? 29। तो फिर 29 दिन थे, जोड़े जाते। फिर बटे में 365 नहीं आता, फिर बटे में 366 आता। क्या आता? 366 आता। 366। अगर लीप ईयर होता, अगर लीप ईयर हो तो 365 नहीं आएगा, 366 आएगा बटे में। इस बात में गठान लगाना, वरना आपका सवाल चला जाएगा। और ऐसा कर सकता है। मुझे ब्याज निकालना है। मेरे पास प्रिंसिपल है 36,000, दर है मेरे पास 9.5% और टाइम है 146 दिन। तो ये आएगा 365 बटे में, और इसके लिए बटे में 100 अलग से आएगा। वो दर का चलते ही चलता है। यहाँ से हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 से। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 7 35 और 5 3 15, 73 दूनी 146। तो बेटा मुझे गुणा करना है काय का? मुझे गुणा करना है 36 गुणा 38 का। मैंने कहा 8 6 48 की 8, हासिल गई 4, 24 और 12 36 और 4 40 की 0, 6 18, 8 24, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 8 की 48 की 8, हासिल गई 4, ये 18 और ये 24, कितना हो गया? 32, 42, 42 और 4 46 की 6, हासिल गई 4, 9 और 4 1368 रुपये मेरा ब्याज बनता है। 1368 रुपये मेरा ब्याज बनेगा और यही आपका आंसर है। गुणा देख लेना बस एक बार, हो सकता है मैं गुणा में गड़बड़ कर जाऊँ, वैसे करूँगा नहीं, आमतौर पर कोशिश करता हूँ। एक और देखो बेटा, एक और देखो सवाल, एक और देखो क्या कह रहा है सवाल। सिंपल वे में समझना बेटा, अगर लीप ईयर हुआ तो बटे में 366 आएगा। अगर लीप ईयर हुआ तो बटे में 366 आएगा, 365 नहीं आएगा। लीप ईयर पहचानने का तरीका ये है कि अगर आखिरी के 2 डेट में 4 का भाग चला जाए तो लीप ईयर होगा। अच्छा, कभी कभी वो सन नहीं देगा आपको, कभी कभी वो आपको सन नहीं देगा, वो लिख देगा अधिवर्ष। क्या लिख देगा? अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब ही लीप ईयर होता है। अधिवर्ष का मतलब ही लीप ईयर होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बेटा, चलो। अधिवर्ष मतलब अधिक वर्ष, बड़ा वाला वर्ष। ठीक है, चलो। तो तुषार ने 13 जनवरी को पैसा लिया है। 13 जनवरी कब? 1987, 1987। और वापस कब करना है उसको? 8 जून। 8 जून को उसको वापस करना है, वही 1987 ईयर बराबर है।
तो बेटा गौर से सुनना, वो ब्याज कब कब का देगा? वो ब्याज देगा जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का भी देगा। तो जनवरी में से 13 दिन, बेटा 31 दिन होते हैं, 13 निकल गए, बचे कितने? 18। 31 में से 13 निकल गए, बचे कितने? 18। फरवरी 28, क्यों? लीप ईयर तो है ही नहीं। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 8। 8 जून तक का चाहिए बस। तो फिर वे करो, एक काम करो, इसका एक इसको दे दो और इसका भी एक इसको दे दो। तो 30 30 30 30 120 हो गई, 120 ये हो गए और ये हो गए आपके 26, 120 और 126 140 ही हो गए फिर से। बहुत अच्छे, तो आसान हो गया हमारे लिए। 146 दिन और बेटा में कितना आएगा? 365। 365 क्यों आएगा? लीप ईयर नहीं है। तो मुझे ब्याज निकालना है आएगा बेटा 12,000 रुपये का। दर कितनी है बेटा मेरे पास? 15%। समय कितना है? 146 दिन। दिन के लिए 365 आएगा और बेटे में 100 भी आएगा। ठीक है बेटा, फिर से चल दो, काटा पीटा करो जल्दी जल्दी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 तिया 15, 5 7 35 और 5 तिया 15, 73 दूनी 146, 3 दूनी 6 और 6 12, 12 6 72, 720 आपका ब्याज होगा। 720 आपका ब्याज होगा। पर उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा अमाउंट। क्या पूछा? अमाउंट। तो बेटा 12,000 रुपये तो लिए थे और ब्याज देना पड़ेगा उसको कितना? 720। तो जो अमाउंट होगा वो होगा 12,720, 12,720 और यही आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? पक्का? चलो बहुत अच्छा। एक सवाल और देखो बेटा, ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनना। क्या कहता है सवाल? सवाल को ढंग से सुनना। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में, बिल्कुल मत करना स्टेट बैंक में पैसा जमा, स्टेट बैंक में तो जाना भी मत भूल के, परेशान करोगे, पता नहीं क्यों के जमा कर दिया उसने, मुझसे मिल लेता मैं मना कर देता। स्टेट बैंक पैसे जमा नहीं करेंगे बस, वहाँ पर जरा से काम के लिए लाइन लगाओ लंबी सी और पहुँचो सो लंच हो गया, बिल्कुल नहीं। सुनो, एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित राशि जमा करी। वर्ष के शुरू में ही कर दी, मान लो जनवरी में ही कर दी, जनवरी में ही करी, वर्ष के शुरू में ही करी, ठीक। यदि 3 वर्ष बाद उसके खाते में, अच्छा दर कितनी है? 11%। यदि 3 वर्ष बाद उसके खाते में 15,000 रुपये 6,000 रुपये हो जाए, 15,000 6 रुपये हो जाए, तो प्रत्येक वर्ष उसने कितना धन जमा किया? मेरी बात सुनना बेटा, बहुत सिंपल तरीका समझाता हूँ। मैं कह रहा हूं कि माना उसने प्रत्येक वर्ष 100 यूनिट जमा किया। कितना जमा किया? 100 यूनिट जमा किया। तो 3 साल की बात कर रहा है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। तो पहली साल भी उसने 100 यूनिट जमा किया होगा, 100 यूनिट। दूसरी साल भी उसने 100 यूनिट जमा किया होगा और तीसरी साल भी उसने 100 यूनिट जमा किया होगा। अब गौर से मेरी बात को सुनना बेटा, इस रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा उसको? 3 वर्ष का, क्योंकि यहां तक जब पहुंचेगा तो 1 2 3 साल का ब्याज लेगा। कितने का ब्याज लेगा? 3 वर्ष का। पेन अच्छा नहीं चल रहा है, ये वाला मोटा चल रहा है बहुत ज्यादा, दूसरा ले लीजिए अपन, ब्लू कलर ले चलो। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा उसे 11% का ब्याज मिलेगा 3 वर्ष। तो आईटी बनती है कितनी? 33%। तो 100 रुपए पर 33% ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा? 133। अमाउंट 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अमाउंट? 133 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने अमाउंट बताया है। अच्छा, इस पर 11% दर है, ब्याज तो 2 साल मिलेगा, दर है 11%, तो ब्याज तो 2 साल मिलेगा। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा 22% मिलेगा। तो 100 रुपये पर 22% जब ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना होगा? 122 बढ़ के हो जाएगा। और इस पर तो वो एक ही साल ब्याज ले पाएगा ना, जनवरी में वगैरह दिसंबर तक ले पाएगा। तो 11% का ब्याज एक ही साल तो लेगा, तो इस पर मिलेगा 11%, तो ये बढ़ के हो जाएगा 111 यूनिट। कितना हो जाएगा? 111। तो उसके खाते में टोटल कितने होंगे? 22 या 66। उसके खाते में जमा होंगे 366 यूनिट हमारे हिसाब से। क्यों? 11 इसको दे दो, 22 22 22 हो गए। और उनके हिसाब से कितने जमा है? 15,006 रुपये जमा है।
जरा काटने का तरीका देखना गौर से, वरना समझ में नहीं आएगा फिर कछुड़ी के सर क्या कर दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6, तो कितनी बार जाएगा एक बार। सर 36 बार क्यों नहीं जाएगा, कोई 6 का गुणा फिर इसमें भी होगा, और 3 का पहाड़ा 15 से ज़्यादा नहीं हो जाए 4 बार। तो मैंने कहा एक यूनिट की वैल्यू आती है 41, घर पे आराम से काटते रहना सुकून से कैलकुलेटर से। और ये काटना सीखना पार्टनरशिप चैप्टर में जाना। कौन से में? पार्टनरशिप। कौन से में? एक चैप्टर करवाया था बहुत पहले पिछले जन्म में हमने, कौन सा? पार्टनरशिप। आपको पिछले जन्म में, पिछले जन्म में क्यों? क्योंकि हम तो देखते ही नहीं है। अरे देखते हैं, जिनने देखा उनसे बात कर रहा हूँ, समझा ना। तो एक बराबर का है कि 41 के उसने जमा कितने किए हैं 100 यूनिट, तो गुणा करोगे 41 का तो कितना आएगा, एक बराबर 41 के 100 बराबर का है कि उसने हर वर्ष अपने खाते में 4100 रुपये जमा किए हैं क्या? बिल्कुल हैगा। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और इसी सवाल के साथ, इस सवाल के साथ मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म करता हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे जरूर पूछें। ठीक है बेटा। मैथ्स बाय ध्यानु सर टेलीग्राम पे पेज है, उसको ज्वाइन करें। चीज़ें मैं डालता रहता हूँ उस पर, तो उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा। चलो कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे और वहीं से मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो।